हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चंस पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 100% की पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ पे सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीक चीन में कब विकसित हुई थी। ठीक है, जो मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीक थी वो चीन में कब विकसित हुई थी। पहला ऑप्शन है 594 ईस्वी में, दूसरा है 606 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 609 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 615 ईस्वी में। आप सभी को याद रखना है, मुद्रण प्रणाली की जो सबसे पहली तकनीक थी वो चीन में विकसित हुई थी 594 ईस्वी में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 870 ईस्वी में, दूसरा है 810 ईस्वी में, 841 ईस्वी में या 868 ईस्वी में। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 868 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो बाल पुस्तक को छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई। पहला ऑप्शन है जर्मनी में, दूसरा है इटली में, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। आप सभी को याद रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, आप सभी लोग सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 4 नंबर प्रश्न है, 1821 ईस्वी में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन थे। तो जो संवाद कौमुदी है 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, तो इसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है गंगाधर भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है पंडिता रामाबाई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1878 में, 1888 में, 1892 या 1898। आप सभी लोग याद रखेंगे 1878 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर, आमार जीवन किसकी रचना है। ठीक है, जो आमार जीवन रचना है ना, ये किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, दूसरा है बेगम रोकैया, तीसरा ऑप्शन है ताराबाई शिंदे और चौथा है कैलाश वासिनी देवी। तो आप सभी को याद रखना है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रस सुंदरी देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस धार्मिक पुस्तक की छपाई की गई थी। सबसे पहले किस धार्मिक पुस्तक की छपाई की गई थी। पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा है बाइबिल, गीता या रामायण। तो आप सभी को याद रखना है, बाइबिल जो पुस्तक है ना, ये सबसे पहली धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी छपाई हुई थी, बाइबिल की। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 8 नंबर ये है, साहित्य के नए रूपों में किसे शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है पंचांग को, दूसरा है लोक गाथा की पुस्तक को, तीसरा ऑप्शन है लोकगीत की पुस्तक को और चौथा है ये सभी। तो आप सभी को याद रखना है, साहित्य के नए रूपों में शामिल होने वाले जो हमारे पास किताबें हैं वो है पंचांग, लोक गाथा की पुस्तक, लोकगीत की पुस्तक, ये सारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति किसकी देन है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये किसकी देन है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार। पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण की देन है, तकनीक विकास की देन है, मुद्रण प्रणाली और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रवाद का। तो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी मुद्रण प्रणाली, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति किसकी देन है, मुद्रण प्रणाली की देन है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 10 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जर्मन व्यापारी जोहान गुटनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी। जो जर्मन व्यापारी जोहान गुटनबर्ग के पुत्र थे वो सबसे पहली पुस्तक किसको छापे थे, मतलब कौन सी पुस्तक सबसे पहले छापे थे। पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा है बाइबिल, तीसरा है 95 स्थापनाएं और चौथा ऑप्शन है धार्मिक व्याख्यान। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाइबिल। ठीक है, और बाइबिल जो पुस्तक थी सबसे पहली धार्मिक पुस्तक छपी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बाइबिल सबसे पहली छपने वाली पुस्तक थी और इसको कितने छापा था, जोहान गुटनबर्ग के पुत्र ने छापा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेनी चैप बुक्स क्या था। ठीक है, पेनी चैप बुक्स क्या था। पहला ऑप्शन है महंगी पुस्तक थी, सस्ती पुस्तक थी, मुद्रण प्रणाली। चौथा ऑप्शन है लेखन कला। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेनी चैप बुक्स जो थी ये सस्ती पुस्तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर है, महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। पहला ऑप्शन है पेनी मैगनीज, दूसरा ऑप्शन है सीलिंग श्रृंखला, तीसरा है डायमंड सूत्र और चौथा है धार्मिक व्याख्यान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को याद रखना है पेनी मैगनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं के विकास के लिए इसी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किस पत्रिका का? पेनी मैगनीज। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 13 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न है जेम्स ऑगस्टन हिकी ने भारत में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट, ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया था? किसने किया था बंगाल गजट का प्रकाशन? जेम्स ऑगस्टन हिकी ने। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब किया गया था? प्रथम साप्ताहिक पत्रिका। ये कैसी पत्रिका थी? प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1768 ईस्वी में, 1780 में, 1788 में, 1794 में। तो आप सभी को याद रखना है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1780 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टन हिकी ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का कानून पास किया था। ठीक है, कब पास किया था? क्या प्रश्न है कि स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का कानून कब पास किया गया था? किसके द्वारा? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। पहला ऑप्शन है 1795 में, 1810 में, 1820 में, 1835 में। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1820 की बात है जब कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का कानून पास किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15 नंबर है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी निम्न में से किस देश में विकसित हुई थी। ठीक है, जो मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी थी वो किस देश में विकसित हुई थी? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है कोरिया और चौथा है इंडोनेशिया। आप सभी को याद रखना है 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सारे प्रश्नों को याद करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग का प्रयोग निम्न में से किसके चित्रण में किया जाता है। क्या प्रश्न है कि वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग जो है इसका प्रयोग हम किस चित्रण में करते हैं। पहला ऑप्शन है कपड़ों को प्रिंट करने में, दूसरा है ताश के पत्तों को प्रिंट करने में, बनाने में, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक चित्रों में और चौथा है ये सभी। तो आप सभी को याद रखना है इन सभी के कार्यों में, मतलब सभी की प्रिंटिंग में इसका यूज होता है। किसका? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 17 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने ये है। प्रोटेस्टेंट धर्म में सुधार हेतु 95 स्थापनाएं लिखी थी। जो 95 स्थापनाएं लिखा गया है ये किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जोहान गुटनबर्ग का, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तीसरा है इरेस्मस और चौथा ऑप्शन है मार्टिन लूथर। आप सभी को याद रखना है 95 स्थापनाएं जो लिखा था ना उनका नाम था मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और ये क्यों लिखा गया था? प्रोटेस्टेंट धर्म में सुधार हेतु, यानी कि सुधार के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 18 नंबर है कि साहित्य के नए रूपों में किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, साहित्य के नए रूपों में किसे शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है पंचांग को, दूसरा है लोक गाथा की पुस्तक को, तीसरा है लोकगीत की पुस्तक को और चौथा है ये सभी। ऑप्शन तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि ये पंचांग भी आ जाएगा इसमें, लोक गाथा की पुस्तक भी आ जाएगी, लोकगीत की पुस्तक भी आ जाएगी। तो इन सभी को साहित्य के नए रूपों में शामिल किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीकी प्रक्रिया किस देश तक मार्को पोलो यात्री के माध्यम से पहुंची थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी उलाट करके भी पूछ सकता है कि चीन से इटली तक पहुंची थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर उलाट करके आपसे पूछ दे कि चीन से इटली तक किस यात्री के द्वारा ये बात जो है फैली थी, पहुंची थी, तो आप सभी को याद रखना है मार्को पोलो यात्री। ठीक है, कौन सा यात्री? मार्को पोलो यात्री। ये सभी को आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को मैंने 19 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए और एक प्रश्न मैंने बताया कि मार्को पोलो याद रखिएगा कि इसी के द्वारा जो है चीन से इटली तक पता चला था। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं इस वीडियो में। ये सारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चैप्टर वाइज मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं।
आप लोगों से जितना हो सके उतना क्वेश्चन तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी जो है इस साल बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।